कक्षा नौवीं गणित प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। ठीक है, तो इसको बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है भाई। मैथ के क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको तो समझ लो। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने परिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की जितनी संख्याएं होती हैं सबकी मैंने एक परिभाषाएं बताई थी। तो मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताई थी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शून्य को हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? तो देखिए आप, ये लिखा है शून्य। यदि इसके बटे में हम एक कर दें, कितना कर दें? एक, और इसका भाग दें तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना जी। ठीक, मतलब ये है कि 0 को यदि हम भिन्नात्मक रूप में लिखना चाहें तो हम 0/1 लिख सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं, इसको चेक करो जरा। तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि जिसको हम p बटे q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जो q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब जो उसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका हर क्या है? 1 है, 0 नहीं है। अतः हम 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और उसमें एक चीज और लिखी है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। तो भाई साहब p देखिए आप, तो p यहाँ पर 0 है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक की परिभाषा याद आई? चाहे जो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो 0 भी पूर्णांकों में आता है, और एक धन का, ये भी पूर्णांक में आता है। तो हाँ, ये पूर्णांक भी है। और q बराबर नहीं 0, तो q वैसे भी 0 नहीं है। तो इसको आप लिख कैसे सकते हो? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और 0 को p बटे q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां पर p बराबर है 0 और q बराबर नहीं है 0। तो ये इसका बहुत ही सटीक आंसर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है और ये बहुत इजी होता है। देखिए कैसे इजी होता है। तो सबसे पहले हमें करना कैसे है, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः देखो, ट्रिक बताता हूँ। यदि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 7 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, 5 ज्ञात करनी हो तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब एक बढ़ा के ही गुणा करते हैं। तो अतः 6 धन 1 बराबर 7। तो क्या आया? 7। अब इस 7 को इनके ऊपर नीचे गुणा में लिख दो। उससे पहले 3 और 4 को पहले परिमेय संख्या में तो व्यक्त कर लो। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना मतलब, तो 3 जो होगा वो आ जाएगा 3/1। ठीक है, और 4 जो होगा वो हो जाएगा 4/1। ठीक, अभी मैंने बताया था 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 7। ठीक है, समझ में आएगा 7 का करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 3/1 है, इसमें यदि हम 7/7 का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें? 7/7 का, तो इस 3 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैसे मतलब? क्योंकि यदि हम 7 से 7 काट देंगे तो यहाँ कुछ नहीं, एक बचेगा, रहेगा तो वो ही ना, रहेगा तो वो ही। तो 7 का ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 6। अब आया समझ में कि हम यहाँ 7 का ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परिमेय संख्या 6 निकालनी है, इसलिए हम 7 का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, सेम हम 4 के साथ करेंगे। तो
4/1 है, तो ऊपर नीचे यदि हम 7 का गुणा करेंगे तो 4 को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएंगे। मतलब हमें चीजें मैथ में ऐड करनी है, लेकिन ऐसी करनी है कि उस संख्या को कोई फर्क ना पड़े, अपना काम बन जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो देखिए गुणा करिए इसका। 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। तो जो 3 है वो 21/7 बन गया, और जो 4 है वो 28/7 बन गया। अब इनके बीच में हम आसानी से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 21/7, ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये आ गया अपना 28/7। अब ध्यान दीजिए, जो 21/7 है वो तो अपना 3 है, और जो 28/7 है वो अपना 4 है, यही तो है। अब इनके बीच में गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ गई? परिमेय संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है, क्यू बराबर नहीं जीरो। कितनी बार बताऊं? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या इनके बीच में आ गई है। तो इससे सरल विधि होगी क्या? ये सबसे सरल विधि है। एक बार कहो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ये ट्रिक कहाँ वर्क करेगी? जिनके हर क्या होंगे? समान होंगे। यदि जिन संख्याओं के हर समान नहीं होंगे तो पहले उनके हरों को हमें समान करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकलेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने 6 धन 1, ठीक है, 7 ले लिया, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, तो इसके बाद हमें 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, मतलब 3 के बटे 1 कर दिया, 4 के बटे 1 कर दिया। 1 बटे में है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हमें निकालनी है 6 परिमेय संख्या। तो हमने क्या किया है, ऊपर नीचे 7/7 का गुणा कर दिया, क्योंकि 7/7 का यदि इसमें गुणा करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएंगे, रहेगा तो वो 3 ही। ठीक है, ऐसी सेम इसमें हमने ऊपर नीचे 7 और 7 का गुणा कर दिया है। तो गुणा करिए, 7 3 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7। मतलब इसको गुणा करने पर 21/7 और 28/7 प्राप्त हुआ। मतलब जो 3 है वो बन गया 21/7, और जो 4 है वो बन गया 28/7। ठीक है, तो इनके बीच में अब 6 परिमेय संख्या देखो कितनी आसानी से निकलती हैं। यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, मतलब हमें बढ़ना है। तो 21 22 23 24 25 26 27 और 28, और बटे में 7 है ही। ठीक है, तो ये निकल आई हमारी 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर से ही आता है, तो इसका एक बार 2 बार घर पे रिवीजन जरूर कर लें। तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। इस बार कितनी परिमेय संख्या प्राप्त करनी है? 5। पिछली बार हमने 6 की थी। अब देखो, हमें एक चीज यहाँ दिख गई कि हर दोनों का समान है, तो राहत की सांस ले लो, क्योंकि हर समान मिल गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। जहां पर ये हर असमान होता है ना, वहां थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 5 धन 1 बराबर 6। यहाँ आपको लिखना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने पर, उसके बाद 5 धन 1 बराबर 6। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो संख्या है उसको परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो पहले से ही है, वो परिमेय संख्या में पहले से ही है, तो इसको हम परिमेय संख्या में बदलने की क्या जरूरत है। तो हम सीधा लिखेंगे 3/5 और 4/5। ठीक है, तो 3/5 में यदि हम कितना, 5 5 परिमेय संख्या निकाल ली ना, तो 6/6 का गुणा करेंगे। कितने का?
6/6 का, क्योंकि यदि 6/6 इसको इससे गुणा करें, इसको कोई फर्क पड़ेगा? 6 से 6 कट जाएगा, रहेगा तो वो 3/5 ही। सिर्फ हमने क्या किया है, इसको बढ़ा के लिख दिया है, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हमें गणित में करनी पड़ती है। और यहाँ पर है 4/5, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6/6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए, गुणा करिए, 6×3 = 18 और 6×5 = 30 और 6×4 = 24 और 6×5 = 30। यदि हर समान रहता है तो राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा हमें पंचायत नहीं करनी रहती है। तो अब हमारे पास जो 3/5 है वो क्या बन गया, 18/30, और जो 4/5 था वो बन गया हमारा 24/30। तो सीधे देखो 18 से गिनती लगा दो 24 तक। ठीक, तो ये है 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये अपना लास्ट में आया क्या, 24/30। देखिए, 18/30 जो है वो तो 3/5 है, और 24/30 जो है वो 4/5 है, और इसके बीच में 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो इससे आसान विधि आपको शायद नहीं मिलेगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सबकी परिभाषा उदाहरण से बताए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। कहाँ से, 1 से। एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। कहाँ से, 0 से और अनंत तक। तो पूछ क्या रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल होती है क्या पूरे तरीके से। तो यहाँ दिख रहा है आपको, प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, और यहाँ से देखो ये है, इसका मतलब हाँ, प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में शामिल होती है, इस वजह से ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें इसका आंसर ये लिखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। अब देखिए दूसरा कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक भी मैंने समझाए हैं, पूर्णांक एक ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या शामिल होती हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हर पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। अब भी मैंने बताया पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक होती हैं, लेकिन पूर्णांक जो है वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, तो हर पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होती हैं, और पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। थोड़ी क्वेश्चन को गहराई से पढ़ा करो, समझने की कोशिश किया करो क्वेश्चन कहता क्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितना भी बोल रहे, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होते। भाई पूर्णांक तो धनात्मक भी होते, ऋणात्मक भी होते, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसलिए ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। तो इसका कारण यही है क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं शामिल होती है, ये इसका कारण होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसा नहीं इनको भी। ठीक, लेकिन परिमेय संख्याओं में और कई प्रकार की संख्याएं भी आ जाती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। मतलब परिमेय संख्याओं में पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ना कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि प्रत्येक परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या होती है।
ये ज़रूर बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं, क्योंकि कोई परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और कोई संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। इस वजह से ये कथन भी क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। तो कारण क्या लिखना है इसका? परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएँ आती हैं, जिनको पूर्ण संख्याओं के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इसी के साथ यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और ईज़ी तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।